हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो ऑडिटिंग की रिवीजन में हम लोग को एक रेफरेंसर से इन्वेस्टिगेशन रिवाइज कर रहे थे। लेट्स कंटिन्यू विद दैट। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग ने कर लिया था कि इन्वेस्टिगेशन के क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे। ठीक है, तो हमने ये रहे हमारे पास इन्वेस्टिगेशन स्टेप्स क्या होंगे, है ना, डायग्राम्स के साथ ये रहा। तो डायग्राम शोइंग द सीक्वेंस। अब हाँ, और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी कर ली थी, स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी। अब हमें करना है कौन अपॉइंट होगा, है ना, कितने दिन तक होगा, क्या प्रोसीजर पावर्स रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स वगैरह, फ्रॉड है तो फिर कैसे होगा, कितने टाइप के फ्रॉड होते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉडलेंट, और ये नीचे आ गए टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, आज हमें हाँ और इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड ये सब कर रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। अगर आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपका नाम इंस्पेक्टर हुआ। फिर कौन होगा ये इंस्पेक्टर? कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कोई भी कॉर्पोरेट हो सकते हैं, कंपनी या कोई एसोसिएशन हो सकती है। कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर। मतलब आप ध्यान से रखो, इंस्पेक्टर का मतलब अगर ये सब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल। आपको ब्रॉड माइंडेडनेस रखनी है। लॉ में ना हमेशा ब्रॉड माइंडेडनेस चाहिए। ये नहीं है आप जैसा मतलब एक मात्र नहीं सोचना है, सारे एंगल से सोचना है। तो फर्म नहीं है, बॉडी नहीं है, अदर नहीं है ना, तो कैन नॉट बी अपॉइंटेड मतलब इंडिविजुअल है। थस अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट की फर्म को भी नहीं अपॉइंट करेंगे ये लोग, बट एन इंडिविजुअल अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड। ठीक है, तो आपको इंडिविजुअल अकाउंटेंट याद रखना है। दूसरा, प्रोसीजर पावर एटसेट्रा ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की प्रोसीजर पावर्स क्या होंगी? ठीक है, देख लेते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। सेक्शन एक सेकेंड। सेक्शन 217 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये कंपनीज एक्ट तो आप मेंशन ज़रूर करके आए एक बारी के लिए, क्योंकि एटलीस्ट ये होता है ना कि उससे क्या होता है, आपकी इमेज पता चलती है, मतलब आपको कितना आता है, आपने कितनी डिटेल स्टडी करी है, एग्जामिनर को पता चलता है। सेक्शन 217 ऑफ दिस स्टेट्स द प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। क्या क्या है, चलो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे करना होगा। पहला, ड्यूटी ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी टूवर्ड्स इंस्पेक्टर। तो वो जो कंपनी के होंगे, जो भी जिसकी भी आप इंस्पेक्शन कर रहे हो, उसके ऑफिसर एम्प्लॉयज़ की क्या ड्यूटी है इंस्पेक्टर पे? टू प्रिजर्व एंड टू प्रोड्यूस ऑल बुक्स एंड पेपर्स रिलेटिंग टू द कंपनी। सारे बुक्स आपको ला के देने होंगे, है ना, और द पर्सन। एंड टू प्रोवाइड असिस्टेंस, सारे पेपर्स भी ला के देंगे और असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टिगेशन विच दे आर रीजनेबली एबल टू गिव। ठीक है, नेक्स्ट, इंस्पेक्टर में आस्क इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी बॉडी कॉर्पोरेट। किसी भी कंपनी से वो इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है जिसकी ट्रांजेक्शन उस कंपनी से हुई हो, तो जिसका वो इंस्पेक्टर है, राइट, वो भी कर सकते हैं। थर्ड, नॉट टू कीप बुक्स एंड पेपर्स इन कस्टडी फॉर मोर देन 180 डेज, मतलब से हो गए ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा नहीं रख सकता अपनी कस्टडी में। ठीक है, अब मुझे नीचे करना होगा, नीचे कर लेते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ तक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ड्यूटी ऑफिसर्स की होगी, इंस्पेक्टर इन्फॉर्मेशन ले सकता है दूसरी कंपनी से, 180 दिन से ज़्यादा तक इन्फॉर्मेशन कीप नहीं कर सकता। फिर ओथ पे एग्जामिनेशन कर सकता है, मतलब उनसे एग्जामिनेशन करेगा, वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर सकता है, लिखित में भी सारी एग्जामिन ओथ होती है ना, जैसे आपको गीता पे हाथ रख के उन सब पे ओथ करेंगे और उससे हाथ रख के आपसे कसम खिलवाएंगे कि जो कहोगे सच कहोगे, फिर सारी चीज़ें पूछेंगे। इंस्पेक्टर टू पोजेस ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट के पास जो पावर होती हैं वो पावर सारी उसके पास होंगी। ठीक है, अंडर द CCP while trying a suit in respect of specified matter. Next, assistance of officers of the government. अगर आपको लगता है कि आपको किसकी ज़रूरत है असिस्टेंस की, ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट टू इंस्पेक्टर टू प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस टू इंस्पेक्टर। कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर्स हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन। क्योंकि कई बार होता है ना, कंपनी कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन कर लेती है उन लोगों के साथ जो कि गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है। तो ऐसे सब लोगों को बात करेंगे जो कि उस मैटर में इन्वॉल्व होंगे। अब ठीक है, उसके बाद है एविडेंस फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंडिया से प्लेस अगर कोई बाहर है तो वहाँ से भी एविडेंस। इफ़ इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर ऑफ द कंपनी एंड एप्लीकेशन इज मेड टू द कॉम्पिटेंट कोर्ट, को एप्लीकेशन की जाएगी इंडिया के बाय द इंस्पेक्टर स्टेटिंग द एविडेंस मे बी अवेलेबल इन द कंट्री। की एविडेंस पता है कहाँ पर है? उसका दूसरी कंट्री में है या कोई प्लेस में है आउटसाइड इंडिया। सच कोर्ट में इशू, फिर वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देगा टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी इन सच कंट्री के, वो कोर्ट दूसरे कोर्ट को जो उस कंट्री का है ना, उनकी अथॉरिटी या कोर्ट में देगा और अ प्लेस सीकिंग सच एविडेंस कि प्लीज़ हमें वो प्रोवाइड कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे एक केस सॉल्व करना है, राइट। तो ये इंस्पेक्टर के प्रोसीजर्स हो गए। ओके, अब देख लेते हैं नीचे क्या, इट में भी नोट दे रखा है, फिर इंस्पेक्टर की रिपोर्ट में क्या क्या आएगा और फिर बाकी की रिपोर्ट ये राइट हैंड साइड पर। ठीक है ना,
हाँ तो देख लेते हैं क्या दे रखा है। देखो क्या कह रहे हैं, इट मे बी नोटेड दैट द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच अ मैनर एज सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। क्योंकि देखो बहुत बड़ी बात है, ये लेटर ऑफ LOR, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, आप एक दूसरी कंट्री या उसकी अथॉरिटी को भेज रहे हो जिससे आप उससे एविडेंस ले सको, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन और सारी चीज़ें देख दाख के होगी उसकी मैनर में। नेक्स्ट टॉपिक, इंस्पेक्टर की क्या रिपोर्ट होगी, कैसे देगा, क्या कंटेंट होगा। अंडर सेक्शन 223 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंस्पेक्टर शैल इफ सो डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट शैल इंटरिम रिपोर्ट टू गवर्नमेंट, बीच बीच में छोटी छोटी रिपोर्ट देता रहेगा गवर्नमेंट को। एंड ऑन द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन शैल सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एवरी रिपोर्ट मेड शैल बी इन राइटिंग एंड प्रिंटेड एज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल, जैसे उन्होंने कहा है वैसे ही राइट करोगे, वैसे ही प्रिंट कराओगे। अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट मे बी ऑब्टेन्ड, आपको उसकी कॉपी लोगे बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन करके, तो कॉपी आप लोगे, रिपोर्ट की ऑब्टेन कर लोगे, अपने पास रख लोगे एक उनकी एप्लीकेशन दे करके, हाँ एक कॉपी हम रख रहे हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 210 एंड 213 डू नॉट कॉल फॉर एन स्पेशल अप्रोच, कुछ अलग है ना। तो ये वाली वो वाली हो गई 210 और 213 की अलग हो गई इन्वेस्टिगेशन इन सेक्शंस में, जो कि स्पेशल अप्रोच नहीं होगी। तो अप्रोच और स्टेप्स फॉर परसुइंग इन्वेस्टिगेशन, ये रहा ना। तो आप याद रखना 210 और 213 में जहाँ पर स्पेशल अप्रोच नहीं होती, तो क्या अप्रोच होती है फिर, है ना, डू नॉट कॉल फॉर एनी स्पेशल, तो फिर नॉर्मल होगी। और नॉर्मल में क्या होती है, चलो वो देख लेते हैं। सबसे पहला, क्लैरिटी ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ें रेफर करोगे। इंस्पेक्टर शुड इंश्योर द टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर क्लियर अनएम्बिग्यूअस इन राइटिंग, जब भी वो रिपोर्ट में चीज़ें को रेफर करे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि मैंने कितनी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन किया है ये उनको बताओ पढ़ने वालों को। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो वो रेफर कर रहा है उसका स्कोप बताएगा कि वो कितने स्कोप पे वो रेफरेंस काम करती है। पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताएगा। ही शुड ऑल्सो हैव रिगार्ड विद द पीरियड ओवर द इन्वेस्टिगेशन शुड स्ट्रेच, कि कितने पीरियड तक ये और कितने पीरियड हम उसे स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है भैया, पीरियड के लिए बता दिया, ओके। बाकी देख लेते हैं, बाकी क्या है, बाकी कह रहा है हाँ फ्रेमिंग ऑफ प्रोग्राम, कि वो फ्रेम करेगा प्रोग्राम। द नेक्स्ट स्टेप इज द इन्वेस्टिगेटर और इंस्पेक्टर शुड फ्रेम हिज प्रोग्राम फॉर इन्वेस्टिगेशन इन सिस्टमैटिक मैनर, राइट। तो वो फ्रेम करेगा प्रोग्राम को फॉर इन्वेस्टिगेशन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, उसको अपने हिसाब से यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट का वर्क यूज़ कर सकते हैं। ये बता रहे हैं सारी चीज़ें कि वो क्या अप्रोच फॉलो करेगा, है ना। टाइम डिसाइड करेगा, स्कोप डिसाइड करेगा, रेफरेंस देखेगा, फिर प्रोग्राम बनाएगा, वर्क ऑफ एक्सपर्ट लेगा। ही शुड ऑल्सो कंसिडर वेदर असिस्टेंस, देखेगा, कंसिडर करेगा क्या मुझे ज़रूरत है। आपको हर चीज़ पे 1 मिनट रुकना, कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचो, लिखने से पहले 2 बार सोचो, ऐसे ऐसे चीज़ों करने से पहले, इसलिए हर चीज़ करने से पहले सोचना है, और इंस्पेक्टर को बहुत बार। तो ही शुड ऑल्सो कंसिडर वेदर असिस्टेंस ऑफ अदर एक्सपर्ट्स लाइक इंजीनियर्स, चार्टर्ड लॉयर, फलाना फलाना, इनकी हेल्प चाहिए। लीगल रिक्वायरमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अब लीगल रिक्वायरमेंट देखेगा ओनली आफ्टर ही हैज़ कंप्लीटेड द स्टेप्स इन द इन्वेस्टिगेशन, कर ली अगर उसने, ही मार्शल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट नीडेड शैल बी प्रिपेयर इन रिपोर्ट, सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल देगा रिपोर्ट में। ही हाउएवर कैन मेक इंटरिम रिपोर्ट्स भी कर सकता है एज प्रोवाइडेड अंडर 223, अभी हमने देखा है ना, इंटरिम रिपोर्ट देगा गवर्नमेंट को। बिफोर ही मेक्स हिज फाइनल रिपोर्ट ही शुड ऑब्टेन एंड कीप ऑन रिकॉर्ड द एविडेंस रिलाइड अपॉन बाय हिम, मतलब उसके पास अपने पास होने चाहिए और कीप होने चाहिए रिकॉर्ड, मतलब उसको सारे एविडेंस मिले होने चाहिए और उसके रिकॉर्ड में होने चाहिए, पता चले। कहते हैं ना, सबूत मिटा दिए, जला दिए, ख़त्म कर दिए, गायब कर दिए, है ना, बेच दिए, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं भैया, सबूत आपके पास प्रॉपरली होने चाहिए और उसको आपने रिकॉर्ड में मेंटेन किया चाहिए जिस पे आपने रिलाई किया है। ही शुड मेक हिज रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन, जो भी बात बोली गई है, राइट। तो ये तो अप्रोच हो गई। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन, ये तो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब बात है ज़्यादा सीरियस मैटर, यह है इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है भैया, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड क्या है ये भी बता दो। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड की बात हो रही है। तो इन द कंपनीज एक्ट 2013 मीनिंग ऑफ फ्रॉड हैज़ बीन कंसिडर्ड इन 2 स्पेसिफिक सेक्शंस, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पेपर में ज़रूर आ जाता है कई बार, क्योंकि फ्रॉड, क्योंकि आजकल फॉरेंसिक ऑडिट, ये फ्रॉड ऑडिट है ना, स्क्रूटनी, ये सब ऑडिट भी पकड़े जा रहे हैं। तो आप देख भी रहे होंगे, न्यूज़ में भी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा ना, कि कितने कितने IT डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट कितने फ्रॉड्स पकड़ रही है। तो इसीलिए ये फ्रॉड मैटर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर अपना एक इंडिविजुअल स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग 240, जिसमें आपको फ्रॉड रिलेटेड चीज़ें लगती हैं। तो इसीलिए बताया है। तो 2 स्पेसिफिक सेक्शंस बताए हैं। सेक्शन 143(10) के अंदर वेयर द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड बाय द ICA ने इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन तो
MCA ने डाला है, पर ICA ने इसके लिए एक स्टैंडर्ड सजेस्ट किया है CA को, बाय द ICA एज डीम टू बी द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द एक्ट विच इंटर अलियर डिफाइन द फ्रॉड। वो फ्रॉड बताता है, ठीक है, इन सेक्शन 447 वेयर पनिशमेंट फॉर द फ्रॉड हैज़ बीन डिस्क्राइब। तो ये तो देखो, ये जो स्टार्टिंग के सेक्शन होते हैं ये तो आपको सिर्फ फ्रॉड के बारे में क्या है क्या नहीं है ये सब बताएंगे, उस पर क्या पेनल्टी होगी वो बाद बहुत लेट वाले सेक्शन में होती है। ये रहे ना 447, देख लेते हैं। फ्रॉड हैज़ बीन डिफाइंड इन पैरा 11 ऑफ स्टैंडर्ड दिस। क्या होता है फ्रॉड? इस स्टैंडर्ड का नाम क्या है? द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने गया है तो उसको अगर फ्रॉड मिले हैं तो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो इंग्लिश को उल्टा पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने गया है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करने गया है तो उसको अगर कोई फ्रॉड मिले है तो उसके रिलेटिंग उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो देख लो, इज़ एन इंटेंशनल एक्ट, ये उसका इंटेंशनल एक्ट होता है ना, बाय वन और मोर इंडिविजुअल, एक या एक से ज़्यादा ऑडिटर्स होते हैं, जूनियर ऑडिटर्स होते हैं, अमंग द मैनेजमेंट दूस चार्ज विद गवर्नेंस एम्प्लॉयज एंड थर्ड पार्टीज इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, तो आप समझ जाओ, ये तो स्टैंडर्ड का नाम हो गया। अब फ्रॉड का क्या मतलब होता है वो यहाँ से पता चलेगा आपको, है ना। फ्रॉड का जो भी मतलब है वो यहाँ से है, ये है फ्रॉड का। देख लो, अब इसको अच्छे से समझ लो फ्रॉड का क्या होता है, कि जिसमें आपकी कोई ऐसी नीयत, देखो सारा गेम पूरी दुनिया ना नीयत पे चल रही है। अच्छी नीयत है तो भैया बढ़िया हो जाता है काम, बुरी नीयत है तो फिर बुरा हो जाता है, पर आपको अपनी नीयत चेक करते रहना है ना। तो नीयत पे काम चल रहा है कि आपका क्या इंटेंशनल एक्ट है कोई भी काम करने का, किसी एक बंदे का या ग्रुप में लोगों को लेकर करने का, मैनेजमेंट के लोगों का, या उससे ऊपर दूस चार्ज विद गवर्नेंस का, या नीचे के किसी एम्प्लॉयज़ का, या बाहर की किसी पार्टी का, है ना। इन सारे लोगों को ले लिया कंपनी के, क्रेडिटर डेटर्स फलाना सबको ले लिया और बोल दिया अगर उनका कोई ऐसा एक्ट है जिसमें यूज़ किस बात का हो रहा है, डिसेप्शन, धोखा, आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं चलेगी भैया, वो गलत है। धोखा टू ऑब्टेन अनजस्ट, धोखा क्यों दिया जाता है? देखो धोखा आजकल लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, है ना, परेशान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? सामने वाले का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। तो दैट इज़ अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज, राइट, है ना, ये अनजस्ट एंड इलीगल एडवांटेज उठाने के लिए। ठीक है, चलो ये तो हमने बहुत डिटेल में कर लिया, अब नीचे देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टेटिंग द प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट फॉर द फ्रॉड, सेक्शन 447 ऑफ द एक्ट एक्सप्लेन द टर्म फ्रॉड। उसने फ्रॉड की टर्म बताई है। फ्रॉड इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम, कोई भी आपने बात छोड़ दी, ओमिशन, कोई चीज़ छुपाई हो, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, और एब्यूज़ करी हो, ख़राब करने की कोशिश करी हो कोई भी पोजीशन को, कमिटेड किसने करी हो, बाय एनी पर्सन और कोई और पर्सन, विद कन्वीनेंस, कन्वीनेंस मतलब आपने उसका मतलब इंटेंशन था आपका, और इन एनी मैनर विद द इंटेंशन टू डिसीव, आपका नियत क्या थी, किसी को धोखा देने की या किसी के नाजायज़ फ़ायदा उठाने की, फ्रॉम और टू इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ, है ना, कंपनी का फ़ायदा उठाने की या कंपनी को नुकसान पहुंचाने की, कंपनी या फिर उसके शेयर होल्डर्स को या क्रेडिटर्स को, क्योंकि यही सब लोग होते हैं जिनको कंपनी से पैसे लेने होते हैं। तो अगर आप कंपनी को नुकसान पहुंचाओगे तो इनको पैसे मिल नहीं पाएंगे, इसलिए नुकसान पहुंचा कंपनी, कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और कोई और बंदा, हु वेदर और नॉट देयर इज़ एनी रॉन्गफुल गेन और लॉस, राइट। ठीक है, यहाँ तक तो फ्रॉड की डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ चुकी है कि भैया किसी का इंटेंशन होता है किसी को डिसीव करना या गेन करना, क्या चीज़, एडवांटेज, और किसी को इंजरी पहुंचाना, ठीक है, अनड्यू एडवांटेज गेन करना। ठीक है, तो अब नीचे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रॉड। अब ये हमारा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो नीचे और ब्रॉड एनालिसिस होगा इसका, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड में देखो क्या बोल रहे हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड में, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, हाँ। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड देखो, दैट कैन बी ब्रॉडली बी कैटेगराइज एज, पहला फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन। देखो पहले का मतलब हो गया जानबूझ के आपने फ्रॉड किया और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग गलत करी है, 10 रुपये की चीज़ को 100 दिखाया है या फिर 100 रुपये की चीज़ को 10 दिखाया, दोनों में से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी होगी, या तो लाइबिलिटी साइड गड़बड़ कर दी होगी या एसेट साइड। दूसरा मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, एसेट को गलत तरीके से अप्रोप्रिएट करा है, मतलब 100 रुपये की एसेट को आपने 1000 रुपये की दिखा कर कहा है वाह कंपनी तो मुनाफे में चल रही है, बढ़िया चल रहा है, ऐसे, ये तो गलत है। ठीक है, तो पहले पढ़ लेते फ्रॉडलेंट। फ्रॉड क्या क्या हो सकते हैं, पहला ऑल्टरेशन और फॉल्सेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, आपने ऑल्टर कर दिए या फॉल्सीफाई कर दिए रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, गड़बड़ हो गई। मिस रिप्रेजेंटेशन इन इंटेंशनल ओमिशन, या तो गलत दिखाया या आपका इंटेंशन था छुपा लेना, ओमिट कर देना, किसी इवेंट ट्रांजैक्शन बचा लिया। बिल से
है ना, इनकम थी, इनकम दिखाई नहीं, छुपा लिया उसके बिल्स। ऐसे ही इंटेंशनल मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो गलत प्रिंसिपल लगाना था वो तो लगाया नहीं, कोई और प्रिंसिपल लगा दिया। झूठी जनरल एंट्रीज खर्चे की खड़ी कर दी, जिसे बोगस एंट्री, फिक्टिशियस एंट्रीज कह सकते हैं। फिर एडजस्टिंग अजम्पशन, खुद अपनी अजम्पशन लगा के एडजस्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो बार बार अपनी जजमेंट, कभी कुछ लगा रहे हो कभी कुछ ओमिट कर दिया, कुछ ज़्यादा दिखा दिया, डिले कर दिया कि नहीं इस साल रिकॉर्ड मत करो अगले साल, जबकि इस साल का था, है ना। तो रिकग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन, ये सब गलत है। नेक्स्ट है एम्बेजलमेंट ऑफ रिसिप्ट, ये मिस अप्रोप्रिएशन में आ जाएगा, है ना। ये मिस एम्बेजलमेंट का मतलब हो गया चुरा लिया, आपने रिसिप्ट्स को चुरा लिया, एम्बेजल कर लिया। इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट ऑफ अकाउंट्स, मतलब आपने सोचा चोरी कर लेते हैं और बुक्स में राइट ऑफ दिखा दूंगी कि मुझे तो पैसे आएंगे, देखो पैसे तो आ गए डेटर से, आपको 1 लाख रुपए लेने थे, उसने दे दिया आपको, बट आपने वो कैश में लेकर बुक्स में दिखाया नहीं कि आप मिले, और ये दिखा दिया उससे तो मुझे पैसे आए नहीं और अब मैं उसको बुक्स में राइट ऑफ कर रहा हूँ। अब गलत है ना ये बात। तो नेक्स्ट स्टीलिंग फिजिकल एसेट, आप किसी का वो माउस उठा के ले गए, है ना, पेन ड्राइव उठा के ले गए, या फिर बहुत सारी स्टेशनरीज उठा के ले जा रहे हो कुछ ना कुछ, है ना, और फर्नीचर उठा के ले गए, किसी रात कुछ ले गए, तो वो चीज़ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले गए, कोई अच्छी किताब छपी थी, कोई उनका वो था कंटेंट था, वो कंटेंट चुरा के ले गए, रात में मेल ट्रांसफ़र कर दिया इधर उधर, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर्स, झूठे वेंडर्स दिखा दिए, अच्छा हाँ हमने इनसे सामान ले रखा है, सामान वामान लिया नहीं, जिससे लगने लगे कि हाँ भाई कुछ सेल भी हुई है, वो सेल नहीं, कुछ परचेजेज हुई हैं, कुछ लेना देना हुआ है, झूठे, है ना। ऐसे पेमेंट ऑफ फैक्टिशियस, वही हो गया फिक्टिशियस एम्प्लॉयज़, झूठे एम्प्लॉयज़ खड़े कर दिए, हाँ हम इन्हें सैलरी देते हैं, कोई सैलरी वैलरी नहीं देते। यूजिंग एंटिटीज़ एसेट्स फॉर पर्सनल यूज़, आपने एंटिटी की एसेट दिखा दी कि पर्सनल, जबकि आपने जैसे गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा लोग करते हैं, गाड़ी AC वेसी ये सब करते दिखाते हैं, हमने पर्सनल के लिए ले रखे हैं, यूज़ कंपनी में हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका दोनों टॉपिक हो गए। अब आ जाते हैं नीचे टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स में। अब ये नीचे और सॉर्ट करके दिखाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, हाँ आपको दिख रहा होगा इसमें, हाँ ये ठीक है। तो देख लेते हैं क्या क्या है। पहला, फ्रॉडलेंट एंट्रीज़। फ्रॉडलेंट एंट्रीज़ क्या होती हैं? फ्रॉड करने वाली एंट्रीज़, जैसे कि देर से एंट्री करी, है ना, एंट्री नहीं करी, बीच में से आधी एंट्री खा गए, गलत एंट्रीज पास कर दी टू डाइवर्ट द अटेंशन। देखो कितनी सारी सिचुएशन हो गई। 100 रुपये दिखाने थे, 100 रुपये या तो आपने करे नहीं तो छुपा लिए, या तो कहा अगले साल कर देंगे, या तो 100 का सिर्फ 50 दिखा दिया, या 100 में कुछ इंसर्ट कर दिया जिससे डाइवर्ट हो जाए, ऐसे। फिर है सेल्स पे क्या फ्रॉड हो सकता है, जैसे कि प्राइस इन्हेंस करके सेल दिखा दी, अरे वाह बढ़िया माल बिक रहा है, फिर ओमिशन कर दी टू मेक रिसिट ऑफ सेल ऑफ स्क्रैप, है ना, स्क्रैप बेचा था वो इनकम में नहीं दिखाया, ओमिट कर दिया। फिर बिलिंग एंड सेल्स रिवर्सल, उल्टे कर दिए कि सेल करी थी रिवर्स हो गई, क्योंकि सेल तो हुई ही नहीं थी, रिवर्स क्या होगी, हाँ झूठी सेल दिखानी थी बस, ठीक है ना। इन अम्यूज़मेंट पार्क्स, ये देख अम्यूज़मेंट पार्क में पता है क्या करते हैं, बिल काट देते हैं और फिर रिवर्सल कर देते हैं कि लोगों ने हमसे वापस दे दी टिकट्स। तो अम्यूज़मेंट पार्क में ऐसे, पर उसमें पता है क्यों करते हैं ऐसे, जिससे सेल के कॉलम में अमाउंट भरना शुरू हो जाए। ये फूड प्रोडक्शन यील्ड रेशो इन होटल्स में, वो प्रोडक्शन यील्ड रेशो दिखाने के लिए, सप्रेशन ऑफ रेवेन्यू, है ना, इसलिए ये लोग ऐसे करते हैं, इस चीज़ में गड़बड़ करते हैं। होटल्स वगैरह में रेवेन्यू सप्रेस कर देंगे, रेवेन्यू कम दिखाएंगे जिससे टैक्स ना देना पड़े। यूजिंग हायरिंग एसेट, अपनी एसेट होगी दिखाएंगे हमने हायरिंग पे ले रखी है जिससे खर्चा मिल जाए, है ना, इन लीन पीरियड। ऐसे ही ओमिशन इन प्रिपरेशन ऑफ डिस्पैच नोट फॉर सेल, सेल के लिए डिस्पैच नोट ही नहीं बनाया अभी तक, छुपा लिया कि डिस्पैच नहीं हुआ, है ना। सेल ऑफ एसेट, कोई एसेट बेची होगी, हाँ रिकॉर्डेड एज इनकम कर दी। एसेट बेचना इनकम थोड़ी होती है, कैपिटल गेन होता है, क्योंकि अगर आप कोई एसेट बेचते हो, याद करो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है, अगर शॉर्ट टर्म पीरियड में बेचिए तो शॉर्ट टर्म एसेट कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म आएगा, तो वो कॉलम तो लॉन्ग कैपिटल गेन में जाएगा ना, तो इसीलिए, पर उसको इनकम दिखा दिया, ये गड़बड़। दूसरा, कलेक्शन फ्रॉड, अगर आपने डेटर से कोई कलेक्शन करी है। पहला, डीफैल्सिफिकेशन कंट्रीब्यूशन चैरिटी फंड, आपने दिखा दिया, हाँ ऑफ सॉरी डीफैल्सिफिकेशन, एक मिनट सॉरी डीफैल्सिफिकेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी फंड, आपने दिखा दिया, हाँ कि मतलब मुझे जो पैसा आया था मैंने उसे चैरिटी फंड में डाल दिया, जबकि वो पैसा आपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया। दूसरा, क्रेडिटिंग डोनेशंस, ज़बरदस्ती क्रेडिट कर रहे हो डोनेशंस टू लोन अकाउंट, देखो है ना, क्रेडिटिंग डोनेशंस, डोनेशन को क्रेडिट कर रहे हो किससे, लोन अकाउंट से, हाँ लोन ले रखा था, वो पैसा सारा क्रेडिट उसमें चला गया, डोनेशंस में चला गया, क्रेडिट कर दिया हमने, है ना। तो कलेक्शन फ्रॉड हो गया, लिया तो आप नहीं है, दिखा रहे हो हमने लेकर दे दिया, किसको, डोनेट कर दिया, डोनेट थोड़ी किया आपने, झूठ बोल रहे हो आप,
फिर है एक्सपेंस फ्रॉड। एक्सपेंस फ्रॉड में खर्चे में फ्रॉड, बोगस एंट्रीज दिखा देंगे, है ना, एंट्रीज इन एलिजिबल डिस्काउंट दिखा देंगे, हमने खूब सारा डिस्काउंट दिया जबकि दिया नहीं, फालतू के खर्चे दिखा देंगे, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डिस्काउंट, झूठे बिल्स बना देंगे, अनटाइमली पेमेंट दिखा देंगे, अभी ये पेमेंट वो पेमेंट, 31 मार्च को 10 लाख की पेमेंट, अरे भाई ऐसे कैसे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर्स, झूठे वेंडर्स खड़े कर देंगे, जी हमने परचेज करी है अब हम उन्हें पे कर रहे हैं। तो आप देखो पूरे इसमें ना, पूरे ऑडिट में सब लॉजिक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे ना, पूरा लॉजिक है। सेल्स में लॉजिक है, फालतू की सेल्स प्राइस खड़ी कर दी, है ना, सप्रेशन कर दिया, कहीं एसेट दिखा दी, है ना, सेल कैपिटल गेन को इनकम दिखा दिया, कलेक्शन में कलेक्ट करा पर कंट्रीब्यूशन दिखा दिया, डोनेशन दिखा दिया, ऐसे। पेरोल फ्रॉड, अब किसी को सैलरी दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, दिखा रहे हो एक्स्ट्रा आर है तो खर्चा दिखा दिया कि मैंने उसको एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे दिए हैं एक्स्ट्रा, है ना, वो फ्रॉड है। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दिखा दिए फालतू। कैलकुलेशन ऑफ नेट पे बाय ट्रांसफरिंग राउंडिंग ऑफ अमाउंट टू पर्सनल, आपने 10 है ना 10,000 100 रुपये करने थे तो 100 रुपये तो दिखाए नहीं, 100 रुपये पर्सनल अकाउंट में डाल लिए। नॉट डीएक्टिवेटिंग द रिटायर, हाँ रिटायर्ड अब एम्प्लॉयज़ की आईडी आपने अपने कंप्यूटर से डीएक्टिवेट करी नहीं, उसके नाम पर आप बार बार सैलरी दिखाए जा रहे हो, है ना। बंदे को थोड़ी पता चलेगा, सैलरी वाले को, आपको बस बिल वो क्लेम मिल जाएगा। जैसे 10,000 है, अब 10,000 के ऊपर नहीं होएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। 10,000 को अगर हम 12 से करेंगे तो 1,20,000 बनता है। तो अगर रिटायर्ड पर्सन की भी इनकम देखेंगे, है ना, रिटायर्ड मतलब 60 से ऊपर का 3 लाख का स्लैब होता है, तो 1,20,000 बनी उसकी, तो नहीं बनता है इसीलिए। पर अब तो रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं इनकम टैक्स में, इसलिए फिर भी पता चल जाएगा, बट ये लोग फ्रॉड ऐसा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा फ्रॉड, डेटा में चेंजेस कर देंगे, देखो चेंज इन कंप्यूटर डेटा, है ना, टेक्नोलॉजी जिसके हाथ में है। दूसरा डिस्ट्रॉय कर देंगे, सप्रेस कर देंगे रिकॉर्ड्स वगैरह को। यूजिंग ओपन फील्ड्स इन कंप्यूटराइज सिस्टम, ओपन फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर उस पर आपने रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई तो कोई भी आके उसे बदल रहा है, वो गलती। फिर आ जाओ नीचे है टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड। ये तो भैया आजकल बहुत हो रहा है बैंक्स में। देखो बैंक्स का जितना ऑनलाइन सिस्टम हो गया उतने फ्रॉड भी हो गए हैं। ऑनलाइन बैठे बैठे आज इंश्योरेंस पे फ्रॉड हो सकता है, आपके क्रेडिट पे आप कैसे भी क्लिक करोगे वो पैसा उसके जाने के बजाय फ्रॉडस्टर के पास चला जाएगा। तो हर टाइप का फ्रॉड है, बट आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप जो चीज़ें कर रहे हो, लिंक पे क्लिक कर रहे हो, वो भी बहुत सेफ़ होने चाहिए। टेक्नोलॉजी रिलेटेड जैसे एम्प्लॉइंग हॉस्टाइल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड मैलवेयर, आपने सस्ते सॉफ्टवेयर खरीद लिए पायरेटेड, वो अटैक कर जाएंगे। फिशिंग मेल्स, पीछे पीछे आप जैसे मेल खोलोगे, पीछे फ्रॉडस्टर बैठा है, वो भी आपके पीछे पीछे आपकी मेल देख रहा है। विजिंग वॉइस मेल्स पढ़ रहा है, सुन रहा है आपकी। एसएमएसिंग, टेक्स्ट मैसेजेस पढ़ रहा है आपके। वेलिंग, टारगेटिंग, फिशिंग मतलब पीछे पीछे है ऑन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिन इंडिविजुअल के जैसे आप लगा लो अंबानी है, बड़े बड़े लोग हैं जितने भी, जिनकी नेटवर्थ बहुत हाई है, तो इनके ऊपर आपको क्या लगता है ये चैन से थोड़ी बैठे होते हैं। इनके पीछे बहुत सारे फ्रॉडस्टर लगे होते हैं कि कैसे इनके अकाउंट्स को हैक कर लिया जाए, इनके डेटा को हैक कर लिया जाए, है ना। उसको हैक करने की वीकनेस हो गई, अब हैक करके वो उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं, उनके पैसा चुरा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इमेज ख़राब कर सकते हैं। कार्ड डुप्लीकेट कर लिया, स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा कर लेंगे, आपको कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी आजकल जितनी ईजी दिखती है उतनी ज़्यादा डेंजरस भी है, इसलिए इससे प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। बैंकिंग फ्रॉड मैंने अभी बताया, कितने सारे बैंक फ्रॉड्स हो जाते हैं। लिंक पे क्लिक करिए, लॉटरी का पैसे आ जाएंगे, या इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ओटीपी बता दीजिए, ऐसा हो जाएगा, वो गड़बड़ है। देखो झूठे सिग्नेचर्स कर लेना, फॉल्स सिग्नेचर्स, है ना। चेक फ्रॉड्स, चेक पे ऑल्टरेशन इन अमाउंट कर देते हैं, ऑल्टरेशन इन अकाउंट टाइटल्स, काइट फ्लाइंग, ये सब। कैश लेंडिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, आप लेंड कर रहे हो, है ना, ये सब। मिसिंग नोट्स इन बंडल में से नोट मिस हो जाते हैं। यूज़ ऑफ सेम नोट्स बंडल्स बाय 2 ब्रांचेस, है ना, एक ही बंडल 2 यूज़ कर रहा है। रॉन्ग पोस्टिंग इन अदर अकाउंट, अब मैंने अगर अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाने थे उसने दूसरे में कर दी, कितनी गलत बात है। मिस यूज़ ऑफ सेंसिटिव स्टेशनरी होती है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पेन्स हो गए, आपका कैश काउंटिंग मशीन्स हो गई, ये स्टेशनरी तो है एक तरीके से, चीज़ें हैं आपकी, वो सेंसिटिव हैं, है ना, वो किसी ने यूज़ कर ली। एटीएम ट्रांजैक्शन का मिसयूज़ होता है कितना, लोग उसके ऊपर वो करके रखते हैं, वो पासवर्ड पकड़ लेते हैं, कार्ड चुरा लेते हैं, भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यूजिंग पिन ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होल्डर, ये भी गड़बड़ का काम है। एडवांसेस किसी को दे देना, कार, जीरोक्स मशीन, इन्फ्लेटेड, है ना। ये देखा, आप एक बात सोचो, बैंक की गाड़ी है तो इसका मतलब सेंसिटिव होगी, बैंक इधर उधर पैसा करती होगी अपना, तो उस गाड़ी पे कितना फ्रॉड हो सकता है। उसकी जीरोक्स मशीन, बैंक की जीरोक्स मशीन में कितने सेंसिटिव कागज़ जीरोक्स होते होंगे, अगर वो किसी के हाथ पड़ जाए तो सारा डेटा लीक हो जाएगा। इन्फ्लेटेड स्टॉक स्टेटमेंट्स होती हैं उनकी,
इन्फ्लेटेड प्रोजेक्शंस, फॉर्ज डुप्लीकेशन, लैंड डॉक्यूमेंट्स, ये कितने लोग कर सकते हैं। ये एडवांसेस वो सेक्टर होता है ना जिसमें अब लोन एडवांस देते हैं, बैंक लोन देता है, ठीक है ना, बैंक लोन देता है, वो वाला सेक्टर बताया मैंने। और बाकी अदर फ्रॉड हो गए जैसे टीमिंग लेडिंग, भैया प्राइस में इन्फ्लेटेड कर देना, प्रोसेस हाउस मिक्सिंग, इन्फीरियर क्वालिटी मटेरियल मिला देना। आजकल आप खाने पीने में तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इन्फीरियर क्वालिटी मिला देते हैं और पैसा हाई का ले लेते हैं। टॉप क्लास ब्रांड होगी, अंदर घपला चल रहा होगा, ठीक है, टू सेल द गुड क्वालिटी मटीरियल, और प्रोसेसिंग अंदर घटिया क्वालिटी की हो रही है। टीमिंग लेडिंग बता दिया मैंने आपको, वही है प्रोसेसिंग में गड़बड़ कर देना, कम ज़्यादा दिखा देना, पिलफरेज चोरी कर लेना, थेफ्ट इन सुपर मार्केट्स, शॉप लिफ्टिंग हो जाती है, घुसते हैं और छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं उसमें सामान डाल लेते हैं, सेलिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं, विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, बताते नहीं है, गलत बात, फ्रॉम कस्टमर अबाउट द फ्री प्रोडक्ट स्कीम्स, है ना, बता ये तो करते हैं। अब आपने कोई स्कीम निकाली कस्टमर के लिए, पर ज़बरदस्ती ना स्कीम बताएंगे नहीं, अपने पास रख लेंगे वो सारा फ्री आइटम और अपने घर ले जाएंगे, गलत बात है ना। एनहेंसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, हाँ नहीं करते। टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर का फ़ायदा उठाते, अच्छा हड़बड़, जैसे भगदड़ मच गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे, सामान लूट के ले जाएंगे, है ना। ट्रस्ट एफडीज, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज पास कर देंगे टू इन्फ्लेट द एक्सपेंस और इनकम, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो आपको मतलब रियल लाइफ से इसको पूरी तरह से रिलेटेबल है, पर आप सॉर्टेड नहीं कर पाओगे, है ना। अब यहाँ सॉर्ट करके दे दिया तो आपको आसानी हो जाएगी आराम से पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक हो जाएगा आज के लिए, ठीक है, कि क्या क्या इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड है, मतलब आपको कैसे पता चल सकता है कि यहाँ फ्रॉड हो रहा है, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, इंडिकेशन है। फिर रिस्पॉन्सेज, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, मैंने पहले बताया था 240 में तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और 330 याद है, 300 आपने पढ़ रखा होगा, तो 315 में तो रिस्क असेसमेंट होती है और 330 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सेज होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सेज में वो क्या देगा, है ना। फिर ऑडिटर्स की एबिलिटी टू डिटेक्ट वगैरह, तो ये फाइनल लास्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं एक जूम कर देती हूँ, ठीक है, स्टार्ट करें। तो देखो, सेवरल इंडिकेशंस ऑफ द पॉसिबल फ्रॉड्स कैन बी लिस्टेड। पहला डिस्क्रिपेंसी, सबसे पहली चीज़ से आपको पता चल सकता है कि फ्रॉड है। डिस्क्रिपेंसी है किसमें, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, इंक्लूडिंग नॉन रिकॉर्डिंग और पार्शियल रिकॉर्डिंग। देखो, या तो रिकॉर्ड ही नहीं करा, या तो रिकॉर्ड आधा करा है, या गलत रिकॉर्ड करा है, या डिले कर दिया रिकॉर्ड, या मिस क्लासीफाई कर दिया, साफ पता चल गया। अगर ऐसा करा है तो बेवकूफ़ तो है नहीं अकाउंटेंट, ऐसा क्यों कर रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है। दूसरा, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंस, आपके एविडेंस में से हमने कहा लाओ बिल दिखाओ, बिल नहीं दिखा रहे, इंक्लूडिंग मिसिंग डॉक्यूमेंट, ऑल्टर डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट पर कटिंग है, क्यों भाई, ये एक प्लेन बिल निकलता है प्रिंटेड कंप्यूटराइज, इस पर ऑल्टर कैसे कर दिया तुमने। सिग्निफिकेंट अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स होते हैं कि नहीं बता पा रहे रिकनसाइल में कि ये खर्चा कहाँ का है, कैसे है, क्या नहीं है ना। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एंटिटी के रिकॉर्ड और कन्फर्मेशन, मैंने डेटर से कंफर्म किया, वो कह रहा है 100 रुपये है, ये कह रहे हैं 1000 रुपये हैं, इन्होंने अपनी बुक्स में ज़्यादा डेटर दिखा रखे हैं, इसका मतलब पागल बना रहे हैं ऐसे, राइट। को कॉन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है, वो गड़बड़ हो गई। दूसरा है डिस्क्रिपेंसी। फिर तीसरा आ जाएगा अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज, मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स ऐसे नहीं होते जिसे आप एक्सेप्ट कर लोगे, जैसे कि वो आपको मना कर देंगे कि डिनाइल ऑफ एक्सेस टू, हम नहीं दिखा रहे रिकॉर्ड, हम नहीं दे रहे फैसिलिटी, हम नहीं बता रहे, ऐसे कर देंगे। अनड्यू टाइम प्रेशर डालने लगेंगे, जल्दी करो आप जाओ सर, हमारा टाइम हो रहा है, ऐसे अनड्यू टाइम प्रेशर डालेंगे टू रिजॉल्व कॉम्प्लेक्स इशू। अनयूजुअल डीले करेंगे कोई चीज़ प्रोवाइड करने में, जैसे उनको एक अपना कैश रजिस्टर देना है तो देंगे ही नहीं, 4 दिन लगा देंगे उसमें कि अभी हम काम कर रहे हैं। अनयूजुअल डीले करेंगे इन रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। डिनाइल फॉर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कि बंदा अपनी ये कैट कहता है ना, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, इन कैट को लगा सके, उससे वेरीफाई कर सके, करने ही नहीं देंगे, कंप्यूटर नहीं देंगे आपको। अनविलिंगनेस टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज, विलिंग नहीं होते कि वो इसका जवाब, उसने गलती तो ढूंढ ली, आप इंस्पेक्टर हो, आपने गलती ढूंढ ली, फ्रॉड ढूंढ लिया, पर वो उसका जवाब नहीं देंगे। अच्छा सर 1 मिनट रुको, उनसे आपकी बात कराते हैं, उनसे बात कराते हैं, वो है नहीं, ऐसे ऐसे करके टालते जाएंगे, ठीक है, इन इंटरनल कंट्रोल्स। तो ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आप बस इस मेन आइटम पे फोकस रखना, ये वाली पे, कि डिस्क्रिपेंसी होती है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तब जवाब पद गड़बड़ होने के चांसेस हैं। कॉन्फ्लिक्ट है अगर कोई मिसिंग एविडेंस है तो गड़बड़ है। फिर अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट के अजीब से रिस्पॉन्स है, मतलब कहते हैं ना किसी का अजीब सा बिहेवियर हो तो गड़बड़ समझ जाए। और लास्ट है अदर इंडिकेटर्स। तो अदर इंडिकेटर्स में देख लेते हैं अदर में क्या क्या है। अदर में है अकाउंटिंग पॉलिसी इन वेरिएंस विद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री नॉर्म्स कहती है ए करो, ये लोग बी कर रहे हैं, तो क्यों भाई बी क्यों कर रहे हो, तुम होटल इंडस्ट्री में हो, तुम्हें फूड ऐसे ऐसे करके प्रोसेस करना है, ये सब करना है, तुम फॉलो क्यों नहीं कर रहे, बार बार अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स बदल क्यों रहे हो, ठीक है। तो ये अदर हो गए, तो ये 4 मैंने मार्क कर दिए।
ठीक है, ये सब हो गए। अब आपको कैसे रिस्पॉन्स देना है वो हम नीचे देखते हैं। ठीक है भाई, रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड। ठीक है, ये जो ग्रे पोर्शन है, रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड कैसे है, ऐसे 330 स्टेट द ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। जो भी उसको रिस्क मिले हैं उसकी तरफ उसका क्या रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स टू रिस्क रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, कि अगर मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स तोड़े हैं, इंक्लूडिंग टेस्टिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जनरल एंट्रीज। ठीक है, वो टेस्ट करना उनका काम था। अदर एडजस्टमेंट मेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट फॉर बाइजनेस। तो ये सब काम तो मैनेजमेंट का है, कंट्रोल्स तो मैनेजमेंट लगाएगी, पर ओवरराइड कर रही है ना उसे, तो ऑडिटर टेस्ट करेगा कि उनकी जनरल एंट्रीज कितनी अच्छी हैं, कोई एडजस्टमेंट तो पास नहीं कर रखी। वो रिव्यू करेगा अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के, कहीं बायस तो नहीं एस्टिमेट्स कर रखे। रिव्यू करेगा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स को, कि कहीं वो नॉर्मल कोर्स से बाहर तो नहीं है, होनी 100 रुपये की चाहिए, बुक कर रखी है 1000 रुपये की, तो इसीलिए है ना। और अदरवाइज अपीयर टू बी अनयूजुअल, तो अगर कोई चीज़ भी उनको अनयूजुअल लग रही है तो भी उसमें करेगा, राइट। नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे फिर पूरा ही दिख लेते हैं ना, हाँ ये लास्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ऑडिटर नीड्स टू असेस द फ्रॉड रिस्क। फ्रॉड रिस्क मतलब फ्रॉड होने के चांसेस, कितने चांसेस हैं, तो उसे रिस्क बोल दिया। तो यहाँ पे ऑडिटर रिस्क फैक्टर को चेक करेगा फॉर मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मटीरियल मतलब जो ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है ना। जैसे ये बीमारी अगर कोविड बोले तो कोविड आपको अफेक्ट कर सकती है, ये एक ऐसी बीमारी है। मतलब कोल्ड है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, ये ज़्यादा करेगी। तो दो है ना, कोल्ड भी अफेक्ट करती है, कोविड भी, पर कोविड ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये काम, तो जो ज़्यादा कर रहा है उसे मटीरियल बोल देते हैं, है ना। तो कह रहे हैं मटीरियल मिसस्टेटमेंट और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट, या तो आपने मैंने बताया ना एसेट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट किया, ज़्यादा दिखा दिया, कम दिखा दिया, जजमेंट बदल दी, प्रिंसिपल बदल दिया, है ना। हाँ, वो सब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ड्यू टू फ्रॉड और इंसेंटिव प्रेशर। या तो आप पे कोई प्रेशर है, या तो आप ज़बरदस्ती कर रहे हो, आपको मज़ा आता है, किसी का घपला हो तो मज़ा आ रहा है चोरी करने में, वो हो सकता है। या आप पे कोई फाइनेंशियल प्रेशर है, या आपको दिखा वाह कोई देख नहीं रहा, चलो चलो घर ले जाते हैं, अपॉर्चुनिटी मिली। या आपका एटीट्यूड ही ऐसा है, केयरलेस एटीट्यूड, किसी का नुकसान हो तो मेरा क्या जा रहा है ना। या तो आप पे कोई दुश्मनी है तो आप कर रहे हो, प्रेशर है तो कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी है तो कर रहे हो, एटीट्यूड है तो कर रहे हो। द रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड विल इंक्लूड, क्या चीज़ इंक्लूड करनी है इसमें, कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट। अब आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे फ्रॉड को, है ना, रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड कैसे करोगे। अब मुझे रिस्पॉन्ड करना है मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट ये सारा फ्रॉड हो रहा है, तो कैसे रिस्पॉन्ड करोगे बताओ। तो सबसे पहले आप कम्युनिकेट करोगे किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ, और दूसरे चार्ज विद TCWG के साथ कम्युनिकेट करोगे, रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ के साथ, एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे जो आपने असेसमेंट करी है ऑफ रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। सिंपल है, मटीरियल मिसस्टेटमेंट मिले उसका कितना रिस्क है, तो रिस्क ऑफ जो भी होगा उसकी असेसमेंट करी, उसकी असेसमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन कराई और सब लोगों के साथ कम्युनिकेट करा। देखा, रिवर्स में पढ़ोगे तो और मज़ा आएगा। ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड, कि वो फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा, उसकी कितनी एबिलिटी है, डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स। तो आपको यहाँ पर फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे फ्रॉड को डिटेक्ट करने की एबिलिटी का पता चल जाएगा ऑडिटर की। पहला, ऑडिटर कितना स्किलफुलनेस ऑफ द परपिट्रेटर, मतलब ध्यान से देखिए, आपका जो परपिट्रेटर है जिसने घपला करा है उसकी स्किलफुलनेस कितनी अच्छी है। अगर बहुत अच्छा किया होगा तो देखो फ्रॉड जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा, और अगर लापरवाही से किया होगा तो सबूतों के तहत मिल जाएगा, है ना। दूसरा है फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन। अगर ये फ्रॉडस्टर बार बार फ्रॉड कर रहा है तो पकड़ में बार जल्दी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हर चीज़ में गड़बड़ मिलेगी। और अगर एक दो बार कर रहा है तो ज़्यादा नहीं पता चलेगा, है ना। डिग्री ऑफ कल्यूजन इन्वॉल्व, अगर इसने बहुत सारे लोगों को लेकर किया है तो कोई ना कोई एक अपना मुंह खोल देगा, एक ना एक से गलती हो जाएगी। पर 50 लोग मिले हुए थे, 50 में से एक डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदे से गलती होगी और मुंह खोल देगा और पता चल जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो इस बिना पर ऑडिटर कर लेता है, ये कह रहे हैं ये कि इस बिना पर इन फैक्टर्स के बेसिस वो डिटेक्ट कर लेता है। दूसरा, रिलेटिव साइज ऑफ इंडिविजुअल अमाउंट मैनिपुलेटेड, मतलब एक अमाउंट कितना मैनिपुलेटेड है। बड़ा अमाउंट मैनिपुलेट करोगे जल्दी पकड़ में आ जाएगा, छोटे छोटे करोगे तो नहीं आएंगे। सोचो, छोटे छोटे बिल्स हैं, आपने मैनिपुलेट कर दिया, पकड़ में नहीं आएगा। 1 करोड़ का बिल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, वहाँ पकड़े जाओगे एकदम से। 1 करोड़, अच्छा दिखाओ क्या गलती हुई, ऐसे। इसलिए सीनियरिटी ऑफ दूज इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ध्यान से देखिए, जितने ज़्यादा सीनियर्स इन्वॉल्व होंगे उतना बड़ा वो होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े सीनियर्स इन्वॉल्व होंगे तो पकड़ में कम आएगा। ध्यान से देखिए ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट बना रही है, उसमें हेरा फेरी सब ये मैनेजमेंट कर रही है, या फिर ऊपर TCWG कर रहे हैं। अगर यही लोग गड़बड़ करेंगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेकर हैं,
तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेकर ही गड़बड़ करेगा तो पकड़ में नहीं आएगी ना। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई और देख रहा है, इंटरनल ऑडिटर है फिर, तो पकड़ में आ भी सकती है, पर मेकर वाले के हाथ से नहीं आएगी। तो जितना सीनियर लेवल होगा पकड़ना कम है, जूनियर लेवल की चीज़ों को पकड़ना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट नीचे देख लें, लास्ट पॉइंट लिखा है, इसके बाद ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द, एक सेकेंड, इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। आपने कितनी अच्छे से ऑडिट कर रहे हैं ना, उससे पता चल जाएगा कि आपका फ्रॉड डिटेक्शन कितना अच्छा है। अगर ऑडिट बेहतरीन तरीके से होगी तो डेफिनेटली गलतियाँ निकलेंगी, नहीं होंगी तो आप कहोगे नहीं निकली। तो इसीलिए फ्रॉड, इसीलिए तो कहते हैं कि अच्छे से ऑडिट करो कि अगर फ्रॉड होगा भी तो डिटेक्ट हो जाए, छूटे ना। इसीलिए डिटेक्शन रिस्क हाउएवर कैन ओनली बी रिड्यूस नॉट एलिमिनेटेड। इसीलिए आप जो DR है ना वो कम कर सकते हो, ज़ीरो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑडिट 100% नहीं होती इसीलिए। ठीक है ना, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इंटरनल कंट्रोल्स का रिस्क और कंट्रोल रिस्क है ना, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क होता है। तो ये लोग क्या होता है, अगर आप डिटेक्शन, ऑडिट रिस्क स्पेस पे बेस्ड होता है ना कि आपने कितनी अच्छी डिटेक्शन करी है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है इससे, क्योंकि जाहिर सी बात होती है जितना अच्छा ऑडिट करोगे DR उतना कम होगा, है ना। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डिटेक्शन रिस्क को ज़ीरो नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, आज की वीडियो हो गई है, काफ़ी अच्छा टॉपिक था फ्रॉड का, है ना। ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर इसको ढंग से पढ़ें और रिवाइज़ कर लें, और बहुत ईजी है, ऐसा कोई डिफ़िकल्टी है नहीं। थैंक यू।